नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कठिन डगर बागी मुखर देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। चुनाव के लिए नामांकन प्रारंभ होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में करीब 70 सीटों पर भारी असंतोष और बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। समय रहते इन्हें शांत नहीं किया जा सका तो ये बागी चुनाव में राजनीतिक दलों के समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो सीन बन रहा है, बीजेपी में 10 दिन पहले जहां 24 सीटों पर बगावत और विरोध की स्थिति थी, इस हफ्ते वह तेजी से फैली है। अब करीब 69 सीटें ऐसी हैं जहां कार्यकर्ताओं और टिकट कटने वालों का गुस्सा बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस में 51 सीटों पर अपने ही चुनौती आला कमान को परेशान किए हुए हैं। अब विरोध के प्राचीन तरीकों जैसे कि नारेबाजी, धरना प्रदर्शन से मीलों आगे जाकर शीर्ष नेताओं के घरों के सामने आत्मदाह करने, पार्टी दफ्तरों पर हमले, नेताओं के कपड़े फाड़ने, हाथापाई, सामूहिक इस्तीफे और टिकट कटने के बाद मातमी अंदाज में जार जार आंसू बहाने से लेकर इस परिस्थिति के लिए गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करने तक पहुंच गई है। जाहिर है कि जब दो प्रमुख दलों में इतने बड़े पैमाने पर बगावत है तो उसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा ही। अभी करीब 1 दर्जन टिकट वंचित उम्मीदवार छोटे दलों के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। नाम वापसी तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि नाराजों को बिठाने और चुप कराने के लिए दोनों दलों में बड़े नेता साम दाम दंड भेद सभी तरीके से अपने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने 24 विधायकों का टिकट काटा है। असर यह हुआ कि पार्टी में 30% सीटों पर बगावत और विरोध की स्थिति बनी हुई है। यानी हर तीसरी सीट ऐसी है जिस पर डैमेज कंट्रोल आसान नहीं होगा। अभी विदिशा और गुना 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। यहां भी विरोध संभव है। 8 से ज्यादा सीटों पर मौजूदा विधायक जबकि 15 से ज्यादा सीटों पर पूर्व विधायक और मंत्री खुलकर विरोध में हैं। इनमें से कई निर्दलीय या दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन 51 सीटों पर अब उसका मुकाबला बीजेपी के साथ अपनों से ही होगा। हालांकि विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने कुल 7 टिकट बदले हैं। इसका फायदा यह हुआ कि जो विरोध सप्ताह भर पहले 30 सीटों पर था, अब वह 51 तक ही पहुंचा है। ऐसे में बगावत की राह पर चलने वाले नेता किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम सवाल भी ऐसे बने हुए हैं, तमाम जो अन्य दल की एंट्री हुई है उसको लेकर भी तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही कि जो बगावती तेवर अपने दलों के नेता दिखा रहे हैं, कितना नुकसान या कितना फायदा किसी अन्य दल को वो पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में 24 से 69 सीटों तक विरोध के स्वर पहुंच गए हैं और तमाम जो बगावती नेता हैं वो अब यहां पर विरोध करते हुए अलग से पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं। विरोध के चलते 7 प्रत्याशी कांग्रेस ने बदले हैं। 51 जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध है। वहीं भोपाल की 4 सीटों पर कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है। दल बदल कर ताल ठोक रहे माननीय और डैमेज कंट्रोल बीजेपी कांग्रेस की चुनौती है और इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में नई तरह की गर्माहट देखने को मिल रही है, तमाम जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो अपने ही नेता पार्टी से नाराज हैं। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी खुलकर दोनों ही दलों की सामने आई। जिस तरीके से फिलहाल समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या तस्वीर आगे मध्य प्रदेश की सियासत में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आगे नजर आती है? रमेश जी। हर चुनाव में बनी है, विद्रोह भी हुए हैं, विरोध भी हुआ है। ये दोनों स्थितियां तो हर चुनाव में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो विरोध का तरीका है वो एक प्रकार की जिसको कह सकते हैं उसको वो हिंसक सीमा है। कहीं जो है वो कार को तोड़े जा रहे हैं, कहीं बचने के लिए गार्ड सुरक्षा कर्मी रिवाल्वर निकाल रहा है, कहीं घेरा डाला जा रहा है, कहीं सड़क पर बिठाया जा रहा है, कहीं दरवाजे पर जाकर के बड़े नेताओं के यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हो रहा है। ऐसे कोई तरीका नहीं। आत्मदाह की बात, कपड़े फाड़ने की बात और बहुत सारी और अन्य दलों में जाकर चुनाव लड़ने की बात, ये स्थिति इस बार जितनी तीखी और पैनी दिख रही है, इतनी तीखी और पैना विरोध इससे पहले चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और ये विरोध जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल रिजल्ट पर तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निचले स्तर पर बहुत प्रभाव डालेगा। इस विरोध को देखते हुए कांग्रेस की कुछ सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी तो भाजपा की कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। इस प्रकार मुझे लग रहा है कि ओवरऑल का जो फिगर होगा, ओवरऑल के फिगर में तो फर्क नहीं होगा, लेकिन स्थानीय तौर पर रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। जहां कांग्रेस को स्थिति जीत जाना चाहिए था, वहां इस विद्रोह के चलते भाजपा जीत जाएगी और जहां भाजपा को जीत के आना चाहिए था
वहां कांग्रेस जीत के चली जाएगी ओवरऑल में मुझे। लेकिन जो फिगर आने वाला है दोनों का, उस फिगर तो लगभग यथास्थिति रहेगी, क्योंकि कुछ सीटों पर भाजपा को नुकसान है और कुछ पर कांग्रेस को नुकसान है। हाँ। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है जी। निश्चित तौर पर रमेश जी, जिस तरीके से पहले तमाम जब 6 महीने पहले चर्चाएं शुरू हुई थी तो एक तरफा तरह के सर्वे आ रहे थे, लगातार चर्चा थी कि इस पार्टी को इतना फायदा मिल सकता है, इसकी लहर है। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल नजर आता है कि किसका क्या कुछ, क्योंकि जो फिलहाल सर्वे कह रहे थे पहले, फिलहाल जो स्थिति बनी है अपने ही नेता बगावती हो गए हैं, तो ऐसे में क्या अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्या? जिस तरीके से जो तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी वो अब थोड़ी धुंधली हुई है रमेश जी? देखिए, निश्चित रूप से इस समय बहुत धुंधली हुई है और ये जो तस्वीर अब थोड़ी बहुत अपन को झलकना शुरू होगी वो 5 तारीख के बाद, क्योंकि अभी नॉमिनेशन की तारीख निकल जाए, विड्रॉल की तारीख निकल जाए और विड्रॉल की तारीख के बाद जो 2-3 दिन होंगे डैमेज कंट्रोल के, वो डैमेज कंट्रोल के दिन निकल जाए तो कितने लोग मान रहे हैं और कितने लोग नहीं मान रहे हैं। मानने और ना मानने की तस्वीर भी 2 तरह की होगी। कुछ लोग तो मान करके काम में लग जाएंगे, कुछ लोग मान तो जाएंगे देखने के लिए लेकिन वो घरों में बैठ जाएंगे। ये स्थिति को देखने के लिए हमको विड्रॉल की तारीख के बाद के 2-3 दिन प्रतीक्षा करना होगी। मैं समझता हूँ थोड़ी सी जो तस्वीर अब नई झलकेगी वो 5 से 8 नवंबर के बीच में तस्वीर झलकना शुरू होगी। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से जो अब तमाम दल हैं वो डैमेज कंट्रोल करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को अनुशासित पार्टी कहते आई है, लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव की स्थिति बनी है, आमतौर पर ऐसा पहले नहीं देखा गया। अब जो आपके ही तमाम नेता हैं जो टिकट ना मिलने से नाराज हुए, बगावती तेवर अपना रहे हैं, पार्टी के सामने ही चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी और क्या आपको क्या चिंता का यहाँ पर थोड़ी विषय बनता है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? अमित जी। ऋषभ जी, देखिए आपने पहले ही कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, ये आपको भी पता है। और जो आप घटनाएं आपने बताई कि कपड़े फाड़े जा रहे नेताओं के, उनके सामने आत्मदाह की कोशिश की जा रही है, नेताओं के फोटो पर गोबर पोता जा रहा है, उन पे चप्पलें मारी जा रही है, तो ये सब कांग्रेस का सीन है। ये कांग्रेस का आमूमन सीन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। और यही आप देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है उसके पीछे सभी कार्यकर्ता लामबंद होकर काम करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद ना हो, उस पार्टी में जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है उसको कभी पीछे नहीं होता। हाँ, नाराजगी कुछ लोगों में होगी, हम सभी को खुश नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर कुछ लोगों में नाराजगी होगी, कुछ लोग नहीं खुश होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर, कमल के निशान पर सभी कार्यकर्ता पीछे उसके काम करेंगे। हाँ बिल्कुल अमित जी, देखिए आप इससे नाराजगी कह के बहुत शायद डिप्लोमेटिक तरीके से आप जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आप ही दावा करते हैं कि हम बिल्कुल अनुशासित पार्टी है, हम कार्यकर्ता है, जो आदेश पार्टी का होता है वही सर्वमान्य होता है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति बनी है, आप जरूर कह दें कि कांग्रेस में ज्यादा तोड़फोड़ हुई है, ज्यादा विरोध देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी भी इससे चूकी नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तमाम नेता हैं जिन्होंने पार्टी तक बदल ली है। पार्टी बदलना तो बिल्कुल अंतिम विषय हो जाता है जब आपको बिल्कुल पार्टी से कोई उम्मीद ना हो, आपके आदेश ही ना हो, या कि जिस तरह का आप अनुशासन की बात करते हैं, तो ये स्थिति बनी है। ये चुनौती की बात मैं आपसे कर रहा था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया में जी चाहूंगा। बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए यही कमोवेश स्थिति राजस्थान कर्नाटक में भी बनी थी जब हमने कुछ सीटों पे प्रत्याशी बदले थे। वो बदले जाते हैं जो पार्टी अंदरूनी जो सर्वे होता है, जो पार्टी सर्वे करती है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं से बातें करती है, उनके अनुसार, उनके फीडबैक के अनुसार वो सीटें बदली जाती है। निश्चित तौर पे नाराजगी भले होगी, लेकिन जो नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं वो किस तरीके से हारे हैं। कर्नाटक की एग्जाम्पल है, जिस तरीके से वो दूसरी पार्टी में गए और उस पार्टी में हारे हैं। तो जो भाजपा कह रही थी कि आप यहाँ से आज मत, इस समय मत लड़िए, या ये पार्टी का सर्वे कहता है, ये पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ से बदलना चाहिए, उस फीडबैक के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो किसी भी पार्टी में चले जाए वो कुछ विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह पर गोबर पोता जा रहा है, चप्पलों से पीटा जा रहा है उनके फोटो को। ये तो आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह को चप्पलों से मारकर बहुत पहले हटा दिया था। बहुत पहले ही मध्य प्रदेश की जनता ने उनको, उनके मुंह पर कालिक पोतकर, चप्पलों से पीटकर उनकी विदाई तय कर दी थी। अभी भी जब पिछले 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार थी, उस 15 महीने में कमलनाथ
से करप्शन बन चुके हैं, इतने घोटाले उस 15 महीनों में उन्होंने कर दिया कि जनता ये समझ चुकी है कि अगर ये पुनः आएंगे तो करप्शन की सरकार होगी, असत्य की सरकार होगी और इसी रावण रूपी सरकार को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी। ठीक है अमित जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अमित जी तमाम बातें कह रहे हैं और साथ ही आपके ऊपर जो कांग्रेस में नाराजगी उसका जिक्र भी उन्होंने किया। अब जिस तरीके से आप लगातार कांग्रेस में लोकतंत्र का होने का बात कहते हैं कि आप बीजेपी, आपने खुद आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में तानाशाही चलती है और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है तो सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता इतनी कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हीं के पोस्टर पर कालिक पोती जाए, उनको चप्पलों से मारा जाए पोस्टरों में, तो एक काफी गंभीर स्थिति पार्टी की दर्शाती है। इस पर जो अमित जी ने बातें कही उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। राम पांडे जी। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व में डंका बज रहा है, 20 करोड़ कार्यकर्ता है, अनुशासन है, तानाशाही है, फिर क्यों भगदड़ मची हुई है? विधायक भाग रहे हैं, मंत्री भाग रहे हैं और हम मीडिया की रिपोर्ट को ही सच माने कि 51 जगह पर कांग्रेस में लोग विरोध कर रहे हैं और 69 जगह पर बीजेपी में विरोध कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस 18 सीटों का आ रहा है। तो 18 सीटें तो हमारी ये और बढ़ चुकी हैं। और जो एक न्यूज चैनल है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही खबरें दिखाता है, वो न्यूज चैनल बता रहा है कि कांग्रेस 146 जीतेगी। अब 146 में जी आप 18 और जोड़ दीजिए, कितनी हो गई है? 146 करीब 164। ठीक है, तो जब अब मीडिया, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, अब मीडिया ने ही हमको 170 पर पहुंचा दिया है। एक समय पर जो मीडिया कांग्रेस का विरोध करता था, आज वो मीडिया 170 पर पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब हम 200 सीटों पर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह रही थी कि हम पहले सूची ला रहे हैं इसलिए हम जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस तो 230 सीटों पर घोषणा कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की तो 2 सीटें अभी भी रह गई है। किस बात का डर लग रहा है? फिर अब हम सीट वाइज भी बात कर लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे 2, 4, 5 सीटों के अलावा ये किसी ऐसे प्रत्याशी का नाम बता पाएंगे जहां कोई जो रिजल्ट को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। अब मैं आपकी भिंड मुरैना ग्वालियर से ही चल लीजिए, ठीक है। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का बेटा बगावत कर रहा है। भिंड में आ जाइए, इनके पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा भिंड में विधायक कर रहे हैं। अटेर में चले जाइए, इनके पूर्व विधायक वहां से मुन्ना भदौरिया बगावत कर रहे हैं। लाहौर में चले जाइए, वहां पूर्व विधायक रसाल सिंह बगावत कर रहे हैं। अलीराजपुर में बगावत हो रही है, देपालपुर में हो रही है, जोवट में हो रही है। इनके ठीक है 23 तो 23 तो पूर्व विधायक और मंत्री है, 23 सीटें इनकी वो और कम होने वाली हैं। हमारे तो ये 2-4 बड़े नेताओं के नाम गिना पाएंगे। और फिर आपने सही कहा, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। और यदि कोई कार्यकर्ता हमारी पार्टी से जा रहा है, हम कोशिश करते हैं वो ऐसा ना करे। यदि वो करता भी है तो ठीक है, लोकतंत्र में ये जायज है, लोकतंत्र में पार्टियां बनती हैं, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन जो आंकड़े सारे मीडिया के जो आंकड़े बता रहे हैं, राम पांडे जी देखिए, जो मूल मेरा सवाल था वो यही था। आपने कहा कि किसी मीडिया के आंकड़े, आपने एग्जिट पोल का जिक्र किया कि आप कांग्रेस की हवा या लहर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से अब आपके ही जो तमाम नेता हैं जो बागी हुए हैं या बीजेपी के नेता हैं बागी हुए हैं, अब सवाल जो विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जो तस्वीर एक पहले साफ दिखाई दे रही थी अब वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपको भी नुकसान पहुंच जाए। तमाम जो नेता नाराज हैं, क्योंकि 51 अगर नाराज नेता हैं, विरोधी स्वर अपना रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। तमाम और भी छोटे दल हैं जो मध्य प्रदेश में आ गए हैं, जो आप महागठबंधन में आप साथ लड़ेंगे, वो यहाँ पर आपसे विरोध में लड़ रहे हैं, तो काफी नुकसान होने की संभावना कांग्रेस को भी हो सकती है। नहीं होगी, हमारी पार्टी में तो हर चुनाव में होता है, बीजेपी में नहीं होता था जैसा कि बीजेपी का कहना है। पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है आखिर भगदड़? ये तानाशाही के कारण मच रही है या झूठी घोषणाओं के कारण मच रही है? क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हम शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। 20,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं, 250 घोटाले कर चुके हैं, पोषण आहार घोटाला कर चुके हैं। वो कह रहे हैं सिंधिया जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सिंधिया जी ने
तो बहुत बड़े धोखा दिया है, जिसको गद्दारी कहते हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव नहीं लगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के काम तो 700 किसानों ने आत्महत्या कर लिए। हाँ, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके से अब तमाम बातें बीजेपी ने कही, अमित जी ने कही और राम पांडे जी ने कही, मैं आपके पास आना चाहूंगा रमेश जी। जिस तरीके से अब जो सियासी समीकरण का जिक्र हुआ और तमाम तरीके से तस्वीर का आपने बताया कि जो तस्वीर धुंधली हुई है, मतदाता कंफ्यूजन में है, लेकिन एक मतदाता के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ अब कंफ्यूजन भरी स्थिति है? क्या कुछ मतदाता के हिसाब से देखें तो क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? क्या कंफ्यूजन उनके भीतर भी है कि जो नेता बागी हुए हैं, जिनको पहले बीजेपी के लिए वो देख रहे थे, अब वो कांग्रेस में जा चुके हैं, अन्य दलों में जा चुके हैं? अब मतदाता के लिए कितना मुश्किल होगा किसी प्रतिनिधि को चुनना, या फिर मतदाता अपना मन बना चुका है? रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर है, मतदाता हमको जब भी चुनाव होते हैं तो 4 प्रकार के मतदाता होते हैं। एक प्रकार का मतदाता तो वो होता है जो 50 से 60% तक होता है, जो कहीं ना कहीं सिद्धांत और पार्टी से बंधा हुआ होता है। उसके लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता 50 से 60% मतदाता को, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं चढ़ रहा, उसको अपने पार्टी के सिंबल पर देना है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस को देगा, जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा को वोट देगा। फिर लगभग 15 से 20% मतदाता ऐसा होता है जो स्थानीय मुद्दों को देख करके, काम को देख करके उसके आधार पर वोट करता है। और फिर 10 से 15% मतदाता ऐसा होता है जो उम्मीदवार को देख करके वोट करता है, कौन उम्मीदवार है, कौन ठीक है, कौन नहीं है। और मुश्किल से 4 से 5% मतदाता ऐसा होता है जो फ्लो को देख करके अपना वोट को बदल देता है। तो मुझे जो इस समय लग रहा है, वो जो पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाता हैं उनके सामने तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ मतदाताओं के सामने कंफ्यूजन है। इस समय 230 में से लगभग 12 सीट ऐसी हैं जो कल तक कांग्रेस में थे वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कल तक भाजपा में थे उसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर संभाग में ऐसे 3-4 उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी भ्रम की और कंफ्यूजन की स्थिति इस मामले में इस बार बन रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार एक पार्टी छोड़कर के तीसरे दल में चला गया। मान लीजिए भाजपा का व्यक्ति कांग्रेस के बजाय किसी और में चला गया, कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा के बजाय किसी और में चला गया, तो वो जो वोट को प्रभावित करता है, वो वोट का प्रभाव करना भी पार्टी के रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। इसमें कोई शक नहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस बार कांग्रेस की, आपने भी फिगर दिखाए हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा में विद्रोह ज्यादा है। पिछली बार भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा सैबोटेज हुआ था। कांग्रेस अपनी पीठ ठोक सकती है 2018 के चुनाव को लेकर कि उसको 5 सीटें ज्यादा मिली, लेकिन मैं सीट आपको कम से कम 20 गिना दूंगा जहां भाजपा के कार्यकर्ता के सैबोटेज और उम्मीदवार चयन के वजह से भाजपा हारी। तो कुल मिलाकर वो स्थिति इस बार भी भाजपा के भीतर है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के भाजपा के तमाम बड़े नेता लगे हुए हैं। उस डैमेज कंट्रोल के लिए ही इन्होंने 10 बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, जिसमें सांसद भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, 8 बड़े नाम तो आए हैं, 2 और सांसदों को उन्होंने चूंकि चुनाव में उतारा है। तो कुल मिलाकर के अब वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, निश्चित तौर पर ये सुनने में, ये बस एक लाइन और कहूंगा, ये सुनने में आया है कि जिन 10 बड़े नेताओं को इन्होंने चुनाव में उतारा है, उनको उनकी पार्लियामेंट क्षेत्र के पूरे 8 विधान को कंट्रोल करने की बात की गई है। अब वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये विड्रॉल की डेट के 3 दिन बाद तस्वीर क्लियर होगी। मेरी दृष्टि में मैं फिगर जो आकलन करता हूँ हर चुनाव में, भगवान जी की कृपा से रिजल्ट के आसपास निकलता है, मैं 5 तारीख से 8 के बीच में इसका कैलकुलेशन करूंगा। जी, निश्चित तौर पर लगातार स्थितियां बदल रही हैं। अमित जी, आपसे मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय कम है, चाहूंगा संक्षिप्त में जवाब दें। जिस तरीके से हम गुना में भी देख रहे हैं, 8 ऐसे आपके नेता हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म भरा है, और अब तमाम जो बीजेपी के, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए पिछले चुनाव में, क्या वो चुनौती कांग्रेस के लिए बन रहे हैं? अमित जी, देखिए ऋषभ जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भगदड़ मची हुई है भाजपा में, तो किसको कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने 7 सीटों पे अपने प्रत्याशी बदल दिए, उनको घोषित करके उन्हें पहले घोषित किया और फिर उनके नाम बदल दिए गए। तो भगदड़ निश्चित तौर पे कहां मची है। और देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अभी पिछली 2 दिन पहले जब कन्या पूजन था, नवरात्रि के दिन पे, उनका क्या कहते हैं, बेटियों की पूजन को वो नौटंकी कहते हैं,
माताओं और बहनों को चुनावी मंच से कमलनाथ जी, दिग्विजय जी नौटंकी आइटम कहते हैं। तो किस तरह की भाषा अगर आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो जनता निश्चित तौर पर, और राम जी को मैं एक बात बता दूं, वो 200 सीट में से 200 सीटों की बात करें तो उनको 20 सीटें भी नहीं आने वाली है। इसी चैनल पे आप बुलाइएगा नामांकन। ठीक है, समय की कमी है। मैं राम पांडे जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। राम पांडे जी। जी देखिए, भाजपा में जो गद्दारों का एक बहुत बड़ा कारण है कि 28 विधायक इन्होंने खरीदे थे। अब उन खरीदे हुए विधायकों को कैसे भी एडजस्ट करना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एडजस्ट किया जा रहा है। तो 28 तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर, मैंने कहा था ना हमारी सीटें 200 तक जाएंगी, तो 170 से ये लगभग 190 तक पहुंचती है। और जहां तक विद्रोह की बात है, ठीक है, शांतिपूर्वक विद्रोह होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ केंद्रीय मंत्री के कपड़े फाड़ दिए गए, केंद्रीय मंत्री के साथ भूपेंद्र यादव जी के साथ बदतमीजी कर दी गई, वहां पिस्टल निकाल दी गई। अब कल की ही बात है, भगवानपुरा के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 2 जूते मारूंगा। ये पुरानी बात नहीं है। भगवानपुरा के बीजेपी के विधायक, ये कल की बात है कि मैं सांसद में 2 जूते मारूंगा। ये इनका अनुशासन है जी। मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे निकलना है, सॉरी। ठीक है, बहुत अर्जेंट मीटिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी, आपने अपनी बातें रखी हैं, और रमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, राम पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो स्थिति है वो आगामी समय में और स्पष्ट होगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जो स्थिति है, समीकरण है, वो बदलते जा रहे हैं। और खासकर जो दलों में बगावती तेवर नेता अपना रहे हैं, उससे किसको नफा नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, किसको जिस तरीके से चुनाव में जो बगावती तेवर दिख रहे हैं उससे नुकसान पहुंचेगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तमाम नेता, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, बगावती अपना चुके हैं और यहाँ पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं और जमीन पर उतरकर चुनाव भी लड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ यहाँ पर रणनीति रहेगी दोनों ही दलों की, डैमेज कंट्रोल कौन कितना कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।